हाय स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन के 19th लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर के कंसेप्ट को देखे हैं। आज हम आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला को डिराइव करके दिखाते हैं और फिर उसके बेस पे हम आपको क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दिखाएंगे। पिछला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट कि आप पीछे के लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि उसी कंसेप्ट के बेस पे हम इस लेक्चर पे काम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के कैलकुलेशन से पहले मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला को डिराइव करके दिखाता हूं। और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है ये दो लॉ के बेस पे डिराइव किया गया है। आइए जानते हैं कैसे। पहला लॉ जो है वो बॉन्टॉफ और बॉयल्स, हालांकि कहिए तो बॉयल्स और बॉन्टॉफ का है, और दूसरा चार्ल्स एंड बॉन्टॉफ का है। पहला लॉ को आप पहले समझिए, मैं आपको सामने ऐसे ही इमेज करके बताता हूं। हमने पीछे के लेक्चर में देखा है कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आप सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट होता है। नेट मूवमेंट जो है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन होता है, और इसीलिए सॉल्यूशन साइड में वेपर बढ़ता है। उसी बढ़े हुए वेपर को बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है और उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। याद होगा? आइए यहीं पे अब डिस्कस करें। फिर से आइए गौर से सुनो, इमेज करके ही बताता हूं। मान लीजिए एक कंटेनर, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक तरफ सॉल्वेंट और एक तरफ सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट मेम्ब्रेन से दोनों तरफ होगा, लेकिन सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में ज्यादा मूवमेंट होगा। लेकिन अब सोचो तो ज्यादा मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का वैल्यू बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल बढ़ेगा, ऑस्मोटिक होगा। लेकिन अब ऐसे सोचिए कि एक तरफ सॉल्वेंट है और एक तरफ जो सॉल्यूशन है, एक में मान लो डाइल्यूट है, और एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक में डाइल्यूट सॉल्यूशन की जगह पे कंसंट्रेटेड, यानी एक में कम सॉल्यूशन है और एक में डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बताओ, जहां पे डाइल्यूट और सॉल्वेंट रहेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रहेगा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा है, तो नेट मूवमेंट का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। मतलब सॉल्वेंट से डाइल्यूट सॉल्यूशन में जाएगा, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट ज्यादा है, तो इधर भी सॉल्वेंट सर्वे में सॉल्वेंट पार्टिकल आएगा, तो नेट मूवमेंट कम होगा और वेपर प्रेशर कम से इंक्रीज करेगा, अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर कम। लेकिन यदि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में पार्टिकल का मूवमेंट होगा, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मात्रा कंपैरेबली कम होगा, तो वो कम मूवमेंट करेगा टुवर्ड्स सॉल्वेंट, अर्थात नेट मूवमेंट का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। सॉल्यूशन साइड में ज्यादा सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ेगा, अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, उस बढ़े हुए वेपर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि मान लो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर, गौर से सुनिएगा, फिर से बता देता हूं। मान लो हम दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आराम से सुनिए, दोनों का टेम्परेचर से। एक एक्सपेरिमेंट में सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक में सॉल्वेंट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दोनों में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में, सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सेमी परमेबल से सॉल्वेंट से डाइल्यूट में आएगा, डाइल्यूट से भी सॉल्वेंट में जाएगा, तो नेट मूवमेंट वहां कम होगा। लेकिन जहां पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाएगा, लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट तरफ आएगा उसका वैल्यू कम होगा, अर्थात वहां पे नेट मूवमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मात्रा रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ज्यादा मात्रा में इंक्रीज करेगा, अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, उसी को बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है, और वही क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक कहलाता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि टेम्परेचर
कांस्टेंट कर दीजिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वह कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहते हैं यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट करिएगा और 2, 3, 4 सॉल्यूशन लोगे तो उसका ऑस्मोटिक ज़्यादा होगा जिस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, अर्थात सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होगा, क्योंकि नेट मूवमेंट तभी बढ़ेगा। तो एक लॉ है बॉन्टॉप और बॉयल्स का, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट यदि रखा जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वह कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक ऐसे समझिए कि मान लो एक ही सॉल्यूशन है, एक दूसरा लॉ पे सोचता हूँ, तो एक सॉल्यूशन है, एक में मान लो सॉल्यूशन है और एक तरफ सॉल्वेंट है, नेट मूवमेंट कुछ भी होगा, ऑस्मोटिक होगा। लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्वेंट का भी बढ़ेगा, सॉल्यूशन का भी बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। नेट दोनों का मूवमेंट इधर से सॉल्वेंट तरफ से भी ज्यादा हो जाएगा, इधर से ज्यादा। लेकिन अगर उसमें नेट मूवमेंट काउंट करेंगे तो फिर सॉल्यूशन साइड में ज्यादा सॉल्वेंट है, दोनों तरफ से बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि पहले से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में 10 आ रहा था, क्लियर, और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में 2 जा रहा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 10 अगर 10 गुना बढ़ेगा तो मान लीजिए 100 हो गया, तो 2 भी 10 गुना बढ़ेगा, तो 2 10 गुना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, तो सॉरी 20 हो जाएगा। तो 2 अगर 10 गुना 20 हुआ, 10 10 गुना 100 हुआ, तो नेट डिफरेंस 80 का होगा। पहले 10 और 2 था तो नेट डिफरेंस 8 का। तो टेम्परेचर बढ़ने से नेट डिफरेंस फिर क्या होगा, सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट का अधिक होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। यही 2 लॉ है, एक बार फिर से सुनिए। एक लॉ है कि बॉन्टॉप और बॉयल्स लॉ। बॉन्टॉप का नाम सुनिए, बॉन्टॉप का काम यहाँ पे बहुत किया हुआ है। आज हम लोग नॉर्मल कॉलिगेटिव पढ़ रहे हैं, आगे जाकर के जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव पढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव में बॉन्टॉप का ही बहुत सारा काम किया हुआ है। उसी के फैक्टर से आप लोग एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग निकालेंगे। बॉन्टॉप के बारे में अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो बॉन्टॉप केमिस्ट्री में पहला नोबेल प्राइज विनर, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन केमिस्ट्री बॉन्टॉप ही है, इसलिए बहुत बड़ा योगदान है इनके कैलकुलेटिंग केमिस्ट्री में। तो हम लोग इसकी चर्चा आगे भी कर लेंगे। फिलहाल आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानिए। पहला लॉ बॉयल्स और बॉन्टॉप के बीच कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यदि टेम्परेचर सेम रहेगा तब। और दूसरा बॉन्टॉप और चार्ल्स का लॉ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन याद रहे, टेम्परेचर जब भी यहाँ काउंट करेंगे केल्विन में काउंट करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हुआ टेम्परेचर इन केल्विन। तो दोनों लॉ को आपके सामने हम लिख दिए हैं, इसको पहले दिखा देता हूँ, फिर आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आइए देखिए पहला लॉ क्या है। पहला लॉ है बॉयल्स एंड बॉन्टॉप लॉ। कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to count of solution at constant temperature। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, तो पाई प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये ऑस्मोटिक है, ये काउंट है। आगे कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स और बॉन्टॉप। दूसरा है चार्ल्स एंड बॉन्टॉप, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मान लो एक सॉल्यूशन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका ऑस्मोटिक बढ़ेगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, बढ़ जाएगा, नेट मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। तो पाई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो पाई प्रोपोर्शनल कौन है, पाई प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। दोनों को मिला करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसको आप लोग अपने नोटबुक पे क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए। अब आप राइट कर चुके होंगे, हम आगे की बात करेंगे। हमारे पास 2 लॉ है, पाई प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, पाई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। दोनों को मिला करके हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। जो नहीं लिख पाए होंगे पीछे के वीडियो को पॉज करके आप उसको राइट डाउन कीजिए, हम आगे की बात करते हैं।
आइए अब दोनों लॉ के बेस पे आपको एक फॉर्मूला डिराइव करता हूं। पहला लॉ हम लोग क्या पढ़े कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वह कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये बॉन्ट ऑफ बॉयल्स था, बॉन्ट ऑफ चार्ल्स में पाई प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। दोनों को मिलाओगे फर्स्ट सेकंड से तो पाई प्रोपोर्शनल Ct हो जाएगा और कांस्टेंट मिलेगा, जो कांस्टेंट था यहाँ इसमें आ गया। अब ये प्रोपोर्शनल को तोड़ेंगे तो पाई प्रोपोर्शनल 2, यहाँ पे कांस्टेंट में s लिया, s को आगे हम सॉल्यूशन कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन पाई बराबर एक तरफ से लिखा CST। आपका ये इस फार्मूला पे क्वेश्चन आएगा, किस पे आएगा? पाई इक्वल टू CST, जहां पे ये कॉन्क है, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट, ये टेम्परेचर केल्विन में है, लेकिन नॉर्मली कॉन्क के जगह पे आपको मोल वॉल्यूम के दे देगा। तो पाई बराबर कॉन्क होता है मोल पर लीटर, तो C के जगह पे VST लिखा। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आएगा और सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन आएगा वो इस पे आएगा, जहां पे मोल आप देख रहे हैं, मोल को मास के टर्म में पूछेगा तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो पाई इक्वल टू m बाय WST और ये क्या है V, यानी n को तोड़ दिया मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, बाकी ST बाय V। अब यहाँ पे S सॉल्यूशन कांस्टेंट है, वेयर S इज, और वैल्यू ऑफ S जो होगा वो R के वैल्यू के क्या होगा? बराबर होगा। R गैस कांस्टेंट है, क्योंकि क्यों बराबर होगा तो आप याद कीजिए। एक्चुअल में कहिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट बॉन्ट ऑफ दिया है, लेकिन S का वैल्यू लेने के लिए उन्होंने बॉयल्स और चार्ल्स को लिखा है। गैस स्टेट में आप पढ़े होंगे बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रोज लॉ को लेकर के हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं PV इक्वल टू nRT। इसीलिए R का वैल्यू इसको यहाँ पे लेना था, तो बॉयल्स चार्ल्स का नाम के साथ लॉ दिया है। R का वैल्यू ही S का वैल्यू है, क्योंकि टेम्परेचर और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो S का वैल्यू 0.0821 यूनिट पे गौर कीजिएगा, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। S का वैल्यू SI सिस्टम में होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और S का वैल्यू 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। ये S का वैल्यू अभी मुझे काम पड़ेगा जब न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करें। हमारा फार्मूला 3 है, पाई इज इक्वल टू CST, पाई इक्वल टू m बाय VST और पाई इक्वल टू MST बाय W इंटू V, जहां पे ये मास, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। अब आपको मैं सबसे पहले बता दूं, जब इसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें सबसे ज्यादा यूनिट पे फोकस रहना है, क्योंकि ये प्रेशर है। अगर आप प्रेशर को ATM में लोगे, प्रेशर मान लो ATM में है, तो S का वैल्यू ये लेना पड़ेगा। अगर प्रेशर को SI सिस्टम में लीजिए यानी पास्कल में लीजिएगा तो S का वैल्यू ये होगा SI सिस्टम, और यदि प्रेशर को CGS सिस्टम में लीजिएगा Dm/cm² में ये लोगे तो S का वैल्यू ये लेना पड़ेगा। हम एक टेबल बना के आपको देते हैं यूनिट अरेंजमेंट कैसे करें ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप यूनिट पे कॉन्शियस रहना। स्टूडेंट ज्यादा गलती यूनिट अरेंजमेंट में कर देता है यहाँ पे, तो आइए हम एक टेबल बना के देते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के दौरान आप यूनिट को कैसे अरेंज करके लेंगे। उसके लिए एक टेबल, लेकिन जिसको राइट करना है आप राइट कर लीजिए, मैं आपको फिर से एक बार मौका दे देता हूँ। चलिए, जहां पे अगर दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके राइट कीजिएगा। और अब हम लोग एक टेबल देते हैं जिसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए यूनिट का अरेंजमेंट दिखाते हैं कि कैसे कैसे आप यूनिट को अरेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आप यूनिट का अरेंजमेंट करेंगे। एक टेबल दिया हूं, गौर से देखना टेबल को, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग को काम होगा। आप देखिए, मैंने लिखा है यूनिट अरेंजमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, आप इसको ऐसे समझो, आप ऐसे लेना, अगर ATM में लोगे पाई को तो S का वैल्यू ये वॉल्यूम लेना पड़ेगा लीटर में, कॉन्क मोल पर लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में, मास ग्राम में और W ग्राम पर मोल। लेकिन अगर मान लो पाई आपने पास्कल में लिया, या क्वेश्चन का ऐसा मान लो अरेंजमेंट है, तो जब पाई पास्कल में होगा तो S का जो वैल्यू है वो 8.314 होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, कॉन्क मोल पर मीटर क्यूब में होगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन, मास केजी में और W केजी पर मोल होगा।
लेकिन पाई यदि डाइन पर cm स्क्वायर में लोगे तो s का वैल्यू 8.314 10 का पावर 7 लेना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए ml में लेना पड़ेगा वॉल्यूम को, मोल पर cm क्यूब लेना पड़ेगा, ये केल्विन में ऑलवेज है, ये ग्राम और ये ग्राम पर मोल। क्लियर? आप इस टेबल को गौर से देख लीजिए, आपको ऐसे बढ़ना है, एक सिस्टम ये, दूसरा ये, तीसरा ये है, और इसको राइट कर लीजिए। इसी के बेस पे हम लोग को क्वेश्चन करना है। ठीक है, राइट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की बात, एक वर्ड आपको मैं लेके आता हूं कि आइसोटोनिक, टर्म लेता हूं आइसोटोनिक, या एक दूसरा वर्ड होता है आइसोऑस्मोटिक, आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक, और उसके तुरंत बाद हम लोग आज ऑस्मोटिक प्रेशर पे बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, एक टर्म लिया हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आपको पहले से भी ये वर्ड पता होगा, केमिस्ट्री में कई जगह आइसो वर्ड आप पढ़ते हैं, कई जगह, और हर जगह आइसो का मतलब होता है सेम। अगर मैं बोलूं तो 2-4 वर्ड मैं बोलता हूं, कहिएगा तो ज्यादा भी बोल दूंगा। आप पढ़ते हैं आइसोडाइफर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोमेरिज्म, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये जितना भी वर्ड है हर जगह आइसो का मतलब सेम है, और आगे आइसो के आगे जो वर्ड है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आइसोथर्मल में सेम हीट यानी सेम टेम्परेचर की बात होती है, आइसोबारिक में सेम प्रेशर की बात होती है। आइसो मतलब सेम, बारिक वर्ड बैरोमीटर से लिया गया है प्रेशर के लिए। उसी तरह यहां पे आइसो का मतलब सेम है, और आइसोऑस्मोटिक का मतलब है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी को आइसोटोनिक वर्ड भी यहां पे दिया गया है। तो टॉपिक है आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। इसका मतलब समझो कि यदि कोई दो सॉल्यूशंस है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एक ही टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अलग अलग नहीं करना, कंपेयर करने के लिए आपको टेम्परेचर सेम रखना पड़ेगा। कहते टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए टेम्परेचर आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो कोई दो अलग अलग सब्सटेंस है, उसका दो सॉल्यूशन है, एक ही टेम्परेचर पे यदि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएगा, आइसोऑस्मोटिक या आइसोटोनिक कहलाएगा। आइसोटोनिक का कहने का मतलब ये कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम। क्लियर है? आइसोटोनिक कब कहलाएगा, जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आइए इसको देखते हैं। देखो मैंने लिखा है आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक, two solutions of different substances having same osmotic pressure at same temperature are said to be isotonic और isoosmotic solutions। सेम ऑस्मोटिक होना चाहिए, आप उसी को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक। मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन फर्स्ट ले लिया और एक लिया सॉल्यूशन सेकेंड। मान लो इसका पाई 1, इसका कॉन्ग C1, इसका पाई 2 C2, दोनों का टेम्परेचर मैंने क्या किया है, सेम। ये भी T और ये भी T। क्लियर? तो अब बताओ, पाई का फॉर्मूला अभी पढ़े थे, पाई इक्वल टू इसका कॉन्ग C1 S2, ये कांस्टेंट है, और इस कंडीशन में टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। तो पाई 1 इक्वल टू C1 ST, पाई 2 इक्वल टू C2 ST। और अब लिख देखो, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। टी तो ऑलरेडी सेम लिया हमने, तो ये प्राइमरी कंडीशन है। गौर से देखिएगा, इसमें एक नया चीज मिलेगा आप लोगों को। पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, ये और ये बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये राइट साइड को मैंने बराबर किया। इस दोनों तरफ है जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, कैंसिल। दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, ये भी कैंसिल। इन C1 इज इक्वल टू C2, यानी जब पाई बराबर होगा तो कॉन्क भी बराबर होगा। लेकिन मैंने इसको सेकेंडरी कंडीशन कहा, ये बराबर ऑलवेज हो ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने लिखा है कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस सेकेंडरी कंडीशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कहोगे इसका क्या मतलब, अगर दोनों सॉल्यूशन में, गौर से सुनिए, अगर दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नेचर नाइदर डिसोसिएटिंग नॉट एसोसिएटिंग है, अर्थात ये
नॉन डिसोसिएटिंग नॉन एसोसिएटिंग सॉल्यूट पार्टिकल है तब तो ये बराबर होगा। लेकिन यदि किसी एक में या दोनों में डिसोसिएटिंग नेचर का सॉल्यूट हो या एसोसिएटिंग नेचर का सॉल्यूट हो तो ये बराबर होने के लिए बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। देखो भाई, आपको अभी लग रहा होगा चूंकि मैथ से अगर आप देखते हैं मैथ से तो ये बराबर और टी बराबर तो ऑब्वियस ये बराबर होगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज बराबर होगा तो मैथ से। लेकिन आप अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अभी पढ़ना बाकी है, तो ये जब बराबर होगा तो ये बराबर है। अगर नेचर नाइदर डिसोसिएटिंग नॉर एसोसिएटिंग है तब तो ये बराबर है। ग्लूकोज के लिए बराबर होगा, फ्रक्टोज के लिए बराबर होगा, शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज और शुगर सॉल्यूशन है तो बराबर होगा। लेकिन NaCl, MgCl2, CaCl2 अगर ये सब सॉल्यूट पार्टिकल हो जाए तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल अंदर में ब्रेक करता है और जब ब्रेक करेगा तो ब्रेकिंग के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। तो ये वैल्यू ऑस्मोटिक आइसोटोनिक के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो। आपको जो मैं ये भी बात बोला हूं, ये लाइन लिखा हूं कि डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये समझिए अधूरी बात है। यहां पे ये बात आपको मैंने लिख दिया, सेकेंडरी और कंडीशन दिया, ये समझिए अधूरी है। और इसकी पूरी जानकारी के लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव पढ़ना पड़ेगा। जब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव पढ़ेंगे तो मुझे याद रहेगा, ये आपका सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 20 है और मुझे याद रहेगा कि आपको मैंने इस तरह का चर्चा किया था। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव में इस चीज़ का चर्चा होगा जहां पे डिसोसिएटिंग और एसोसिएटिंग नेचर की हम लोग चर्चा करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो ये था आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट डाउन करते हैं। अगर ज़्यादा जल्दीबाजी है हमको देख लीजिए आप लोग। हमको लगता है कि आप लोग इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके ही आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आइए अब इसके बेस पे हम आपको कराते हैं क्वेश्चंस, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे क्वेश्चंस। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बोल दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे क्वेश्चंस के लिए आपको यूनिट अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको मैंने जो टेबल दिया, अगर ऐसा सिस्टम में लोगे तो आपको हर कुछ को ऐसा सिस्टम में लेना पड़ेगा। सीजीएस में लेंगे तो हर क्वांटिटी सीजीएस में लेना पड़ेगा। गैसियस सिस्टम में लेंगे तो हर क्वांटिटी को गैसियस सिस्टम में लेना पड़ेगा। कंसस रहिएगा। क्वेश्चन पे मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं और आइए लिखते हैं कुछ क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे हम, फिर आप लोग बाद में प्रैक्टिस कीजिए। एक बार आइए, एक क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। आइए इस क्वेश्चन को आप पहले समझिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन है दी ऑस्मोटिक प्रेशर of a non-volatile solute in C6H6 at 25 degree C 20.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 20.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मैंने आपको कहा अभी ये जो पाई है ये क्या है, ऐसा सिस्टम में इफ द सॉल्यूशन हैड कॉन्क आपको दिया है 2 ग्राम पर डीएम क्यूब। ये जो डीएम क्यूब है वो लीटर के बराबर होते हैं। अब देखो ये ग्राम है, ये लीटर है, यहां पे ऐसा सिस्टम है। सबसे पहले ये ग्राम को केजी करेंगे 2 इंटू इतना। अब बाय डीएम क्यूब को 1 डीएम क्यूब 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब होता है, तो ये भी -3 1 डीएम क्यूब इतना, ये हो जाएगा केजी, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब ये हो जाएगा, फिर कैंसिल वही हो जाएगा 2 केजी पर मीटर क्यूब। अब कई बार कहोगे बदलना क्या जरूरी था, वैल्यू तो वही हो गया। आप कंसेप्ट लीजिए, यहां पे अगर ग्राम और पर डीएम क्यूब है तब इतना हुआ, अगर ग्राम पर मीटर क्यूब रहता तो सिर्फ केजी में बदलते, ये नहीं बदलते, कंसेस रहना। और 25 डिग्री सी दिया है तो टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन। टेम्परेचर को आप हमेशा केल्विन में लेंगे। कॉन्क दिया है, पाई दिया है और टी दिया है। पाई इज इक्वल टू होता है CST, पाई इज इक्वल टू CST। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो अब बताओ, अगर हम लोग यहां पे ये अभी कॉन्क ग्राम पर डीएम क्यूब में, और कॉन्क का जो एक्चुअल मतलब है वो होता है मोल पर डीएम क्यूब। ये मास पर डीएम क्यूब दिया है, आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा, यानी W इज इक्वल टू कितना, व्हाट। अब याद कीजिए आपने पढ़ा है कि पाई इज इक्वल टू मास MST बाय W इंटू V।
अब बताओ, आप सब ऐसा सिस्टम लीजिए, पाई इक्वल टू ले लीजिए 20.66 एम। अब देखो ये मास पर डीएम क्यूब, मास पर मीटर क्यूब आपको दिया हुआ है, यानी एम बाई वी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। 2s का वैल्यू ऐसा सिस्टम में लेंगे 8.314, टेम्परेचर आप लेंगे 298 और डिवाइडिंग बाय W मुझे निकालना है, क्योंकि भी तो m बाई वी का वैल्यू, ये जो आपको मैं यहां पे C लिखा है ये एक्चुअल में ये अभी m बाई वी है, मोल बाई वी रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ये m बाई वी है, मुझे W कैलकुलेट करना है। जब W को आप कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडिंग बाय 20.66, जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपके बगल में आंसर मैं यहां पे लिख दिया हूं, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। जिनको राइट करना है आप राइट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग राइट कर सकते हैं और क्वेश्चन समझ में आ जाए तो मेरा कहना रहता है कि आप हमेशा क्या करिए, क्वेश्चन को जब समझ में आ जाए तो आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन उतारना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को देख भी सकते हैं, ऐसे कोशिश कीजिएगा आप खुद से सॉल्व करने का। कैलकुलेशन छोड़ दिया हूं, आपके क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा। हम लोग एक और क्वेश्चन को अब आपके सामने रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, आइए उसको भी देखते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट आपको पीछे मैं लिख चुका हूं कि 60 होता है। इन 100 ml वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, आपसे अमाउंट मांगा है यानी मास आपसे मांगा है, वॉल्यूम आपको 100 ml दिया है, याद रखिएगा 100 ml 0.1 लीटर हो जाएगा। और फिर सॉल्यूशन एट 25 डिग्री, टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन, डिग्री सी को केल्विन बदला, और ऑस्मोटिक प्रेशर आपको एटीएम में दिया है, पाई इज इक्वल टू 20.4 एटीएम। अब देखो जब ये एटीएम में है तो एस का वैल्यू मैं पहले बोला हूं 0.0821 एटीएम जी लीटर पर मोल पर केल्विन लेना है। तो आप देख लो मैंने वॉल्यूम को बदल दिया है लीटर में, एमएल में दिया था लीटर बदला, चूंकि यहां पे एटीएम के साथ लीटर भी है, यहां पे ये एटीएम लिए तो ये एटीएम लिए तो लीटर लेना था, वॉल्यूम को भी बदल दिया लीटर में। आप यूनिट को चेक कर लीजिएगा, ऐसा सॉरी गैसेस सिस्टम वाला यूनिट। अब आपके सामने फॉर्मूला है पाई इक्वल टू MST बाई W इंटू V। पाई का वैल्यू आपके सामने है, पाई आपको दिया है 20.4, आपको ये m निकालना है, s का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन, W यूरिया का 60, वॉल्यूम दिया था 100, बट मुझे लीटर में लेना है तो 100 को आपने 1000 से डिवाइड किया तो 0.1, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो m का जो वैल्यू होगा वो आपके अप्रॉक्सीमेट 5 होगा, 5.0029 ग्राम। आप चेक करके देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप देखें जिसको राइट करना है, आप राइट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी लिखने का डालिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, इसको राइट कीजिए जल्दी। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, उसको देखिए। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी प्रेशर इन 0.5 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर टू बी सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। इतना मतलब देखो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा है, आप जानिए कि आइसोटोनिक का टर्म है, टेम्परेचर सेम होगा, पाई बराबर होगा, यानी दोनों तरफ का कॉन्क आप ऐसे लिखिए कि C1 इज इक्वल टू C2। तो यहां पे C1 में मास बाय W और इनटू जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है 0.5, यहां पे ग्राम पर लीटर दिया है 9.2 बाय W और इनटू 1 लीटर यहां दिया ही है। क्लियर है? अब बताओ ये 0.5 है, यहां पे मुझे मास निकालना है, W 180 होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, 0.5 दिस इज इक्वल टू 9.2 डिवाइडिंग बाय 180 इंटू 1 ग्राम पर लीटर। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो मास का वैल्यू होगा, मास इज इक्वल टू होगा 9.2 इंटू 0.5, यानी ये मास का वैल्यू हो जाएगा 4.60 ग्राम। क्लियर है? अब आइए हम लोग
इसको यहीं पे रोक देते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब आपको ये चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर भी खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं है चौथा कॉलिगेटिव खत्म हो गया, इसका मतलब नहीं कि सॉल्यूशन चैप्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं, अभी हम लोग नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े, अभी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाकी है, इसमें और एजियोटॉपिक का चर्चा बाकी है। अभी हम क्या करेंगे, आपको 1 से 2 लेक्चर सिर्फ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस का देंगे, क्योंकि अभी तक तो आप लेक्चर बाय लेक्चर प्रैक्टिस किए, आपने रॉल्स लॉ पे क्वेश्चन किया, आपने डेल्टा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे किया, और अब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पे किया। फॉर्मूला ऊपर रहता है, बनाना और समझना आसान होता है। अब हम क्या करेंगे, आपको एक लेक्चर में चारों पे, कभी डेल्टा टीबी पे, डेल्टा टीएफ पे, ऑस्मोटिक पे, रॉल्स लॉ पे, चारों टर्म पे क्वेश्चन लाके क्वेश्चन कराई। 1-2 लेक्चर आपको सिर्फ क्वेश्चंस का मैं देता हूं नॉर्मल कॉलिगेटिव का, ताकि एक बार हम लोग समराइज भी हो जाए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए अगर बात करें तो अभी तो खेला बाकी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। मेजर चीज तो एक्सपेरिमेंटल, लेकिन एक्सपेरिमेंटल समझने के लिए ये जरूरी है, बिना इसका आप एक्सपेरिमेंटल समझ नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव निकालने के लिए नॉर्मल कॉलिगेटिव में बॉन्ड ऑफ फैक्टर, यानी आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर समझाएंगे, नॉर्मल में मल्टीप्लाइड करके एक्सपेरिमेंटल निकालेंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको 2 लेक्चर और इंतजार करना पड़ेगा। 2 लेक्चर में मैं आपको कई तरह का क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे फ्रेंड सर्किल में क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।